सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और राजुल का नमस्कार। कैसे हो दीपा? बिल्कुल ठीक है, और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। राजुल जी, कैसी हैं आप? हम भी अच्छे हैं, और हमारे जो सुनने वाले सखी और सखा हैं वो भी रेडियो के पास आ गए होंगे और अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि गर्मियों के सीजन है, जो मौसम ही ऐसा चल रहा है ना, तो अपना खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। इसीलिए लगता है कि आज तुमने गर्मियों की सीजन में के हिसाब से कुछ अच्छी बातों के लिए कच्चा खाएं, सेहत बनाएं, इस बारे में बात करने की ठानी है। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, इस वक्त इस वाले खास तौर से इस मौसम में गरिष्ठ खाना अच्छा नहीं लगता। खा लें तो है, तो कभी कभी अपचन हो जाता है, कभी कोई कहते हैं अरे बहुत खा लिया, अब आज मन नहीं कर रहा। तो फिर थोड़ा कच्चा हम उस पे भी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या खाया जा सकता है ना। और मोबाइल के साथ किस तरह से हमें अपने पेश आना चाहिए, ये बात बहुत जाननी जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारे काम तो होते हैं, और विविध भारती भी तो हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं मोबाइल से। तो भाई मोबाइल का ख्याल रखें और उसका सुरक्षित उपयोग कैसे करें, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जैसे आपने बात करी कच्चे की, इसी तरीके से हम व्यंजन में आज ठंडा ठंडा कूल यानी कि ठंडी ठंडी कुछ शरबतों के और शेक्स के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी ननीबाला देवी के बारे में। जी, तो ननीबाला देवी की बात एक खास थी राजुल जी, कि वो विधवा हो गई थी बहुत छोटी उम्र में, और फिर आगे हम उनके बारे में बताते चले जाएंगे कि कैसे उनको मन हुआ कि मैं ये क्रांतिकारी गतिविधियों में अपने आप को डालूं, और उस चीज़ को उसको करने के लिए अपने देश के लिए उन्होंने दुल्हन का भी वेश धरा, और इस तरीके से बहुत ज्यादा अपना सहयोग उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, उस वक्त की बहुत बड़ी बात है कि भाई एक विधवा स्त्री मांग में सिंदूर भर ले या टीका लगा ले, तो वो वक्त मतलब कि सोच नहीं सकते, ऐसा काम उन्होंने किया था। और ये सब देश की खातिर किया था। तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जब भी बात होती है और ननीबाला देवी की बात होती है, तो उनका जन्म जब हुआ था 1888 में हावड़ा के बाली शहर में। इनके पिता का नाम सूर्यकांत बनर्जी और माता थी गिरिबाला देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, और सिर्फ 11 साल की थी तब इनका विवाह हो गया था। लेकिन 5 साल के बाद ही इनके पति का देहावसान हो गया। इसके बाद वो मैके में आकर रहने लगी। पिता से आगे की पढ़ाई का आग्रह किया तो उनकी स्वीकृति मिल गई, और फिर सारा ध्यान उन्होंने अध्ययन में लगा दिया। और कुछ वक्त के बाद वे युगांतर पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और उनके दूर के रिश्ते से भतीजे जो लगते थे, अमरेंद्र नाथ चटर्जी, उनसे मिली। उनसे प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गई। उन्हें ऐसा लगने लग गया जैसे उनके जीवन को जैसे कोई ध्येय मिल चुका है, और वो था राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण। देखो वही बात आई ना, सर्वस्व समर्पण, अपना मन अपना जीवन पूरी तरह से लगा देना। युगांतर पार्टी से जब वो जुड़ी तो फिर क्रांतिकारियों के ठहरने का प्रबंध, या उनके अस्त्र शस्त्र छिपाने की बात हो अगर, या फिर क्रांति के लिए युवक और युवतियों का चयन करना हो, या उनको प्रशिक्षण देना हो, तो ये सभी काम उनके जिम्मे आ गए। तो ये सब में उनका बहुत मन लगने लगा। फिर 1915 में युगांतर के बड़े नेता रामचंद्र मजूमदार, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब रामचंद्र जी के पास पार्टी की क्रांतिकारी गतिविधियों की बहुत सारी इतनी मतलब ऐसी जानकारियां थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी उस वक्त, और जिनके विषय में जानना बाकी सभी जितने सेनानी थे उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो अब ये सोचा जा रहा था कि कैसे, क्योंकि उनको तो गिरफ्तार कर लिया और वो जेल में चले गए हैं, तो वो सारी जानकारियों को कैसे हासिल करें।
तो ऐसे में क्या हुआ, नन्ही बाला देवी जेल में गईं और रामचंद्र जी से जाकर मिली और उन्होंने सारा जो जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उसे बड़ी अच्छी तरह से निभाया जी। और इसके लिए उन्होंने विवाहित स्त्री का रूप धर के वो वहां गई थी। अब जेल के अधिकारियों को ये समझ में भी नहीं आया, न उन्हें भनक लगी कि वो रामचंद्र मजूमदार की पत्नी है ही नहीं। इसी तरह वे अंग्रेज पुलिस को चकमा देकर अपने कार्यों को अंजाम देती रही, यानी वो कभी-कभी अलग-अलग रूप धर लिया करती थी। पुलिस ने काफी खोजबीन की और बाद में उन्हें पता चला कि नेता रामचंद्र विवाहित तो है ही नहीं। ऐसे में उनकी पत्नी बनकर आखिर आखिर कौन उनसे मिलने आया करता था? परत दर परत खुला तो पता चला कि नन्ही बाला जो एक स्त्री है वो आया करती थी उनकी पत्नी बनकर। तो बस इस बात की पता लगते ही जैसे ही नन्ही बाला ने बंगाल छोड़कर पेशावर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि अंग्रेज जान चुके हैं उनके बारे में जी। और फिर वहां पर वो छुपकर भूमिगत होकर काम करने लगी। उनकी कोई खोज खबर ना लगने पाए, इसके लिए पुलिस को उन्होंने काफी चकमे दिए थे और उनके बारे में कुछ सूचना नहीं मिल रही थी, तो पुलिस को उनको ढूंढने के लिए इनाम रखना पड़ा। जी, और कुछ समय के बाद हैजा होने के कारण उनका स्वास्थ्य जो है बहुत खराब होने लगा। इस पर भी वो घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ लेती रही और चुपचाप ये सब काम करती रही और पुलिस को जैसे ही उनके ठिकाने का पता चला उनके घर आ गई और धमकी देते हुए और मतलब बीमारी की भी हालत में उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। फिर युगांतर से जुड़ी जो गुप्त सूचनाएं थीं उन्हें प्राप्त करना पुलिस का ध्येय था, तो उनके ऊपर बहुत अमानवीय यातनाएं उन्हें दी गई, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल पस्त नहीं हुआ। वीरांगना नन्ही बाला जो थी वो बिल्कुल डटी रही उन सभी अत्याचारों के सामने। जी, और जेल में उनसे बहुत ज्यादा कठिन कार्य कराते थे, बहुत दिन भर उन्हें बहुत सताया जाता था, जिससे विवश होकर उन्होंने भूख हड़ताल करने की सोची और करीब 21 दिन बाद उनके सभी मांगे प्रशासन ने पूरी की, क्योंकि वो हड़ताल पे चली गई थी तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता था ना कि भूख हड़ताल पे कोई कैदी हो और उसकी देखभाल न की जाए, और उन्होंने हड़ताल बाद में तोड़ी जब उनकी मांगे पूरी हुई। 1919 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों का डर था तो इसलिए किसी ने भी उनको अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया। तो उन्होंने कोलकाता की एक बस्ती में आश्रय लिया और वहां पर अपना शेष जीवन बिताया और फिर 1967 में उनका देहावसान हो गया। नन्ही बाला देवी के हौसले भरे जीवन को हम सबका सादर नमन। अगर गरज कर कह सकता है टर्की जाति का, अगर गर्व से इंग्लिश कहता इंग्लैंड है अंग्रेजों का, तो क्यों न कहे हम भारतवासी हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, तीनों का ये जन्मस्थान, जय जय भारत हिंदुस्तान। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, तीनों का ये जन्मस्थान, जय जय भारत हिंदुस्तान। मंदिर मस्जिद वेद पुराण सबका पूजक है इंसान, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान, जय जय भारत हिंदुस्तान। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, वीरों का ये जन्मस्थान, जय जय भारत हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम जवान प्यारे भारत के सरदार, आओ सब मिलकर गान, जय जय भारत हिंदुस्तान। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, वीरों का ये जन्मस्थान, जय जय भारत हिंदुस्तान। जिसमें है कुछ माँ की शान, जिसमें है कुछ माँ की याद, वही मिटाता अपनी हस्ती रखने हिंदुस्तान की शान। जिसमें है कुछ माँ की शान, जिसमें है कुछ माँ की याद, वही मिटाता अपनी हस्ती रखने हिंदुस्तान की शान। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जय जय भारत। ताजमहल है आज जहाँ पर दिल्ली का है लाल किला, धरती के इंसानों को आजाद
आज़ादी है आज मिला, उस धरती के इंसानों को आज़ादी है आज मिला। आज देश की आज़ादी है हिंदुस्तानियों के हाथ, आज देश की आज़ादी है हिंदुस्तानियों के हाथ। बागडोर की सारी ताकत भारतवासियों के पास, इतनी बस्ती इतनी हस्ती रखने भारत माँ की शान। आज भी तो तुम हंसते हंसते रखने हिंदुस्तान की शान। देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, वीरों का ये जन्म स्थान। जय जय भारत हिंदुस्तान, देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, वीरों का ये जन्म स्थान। जय जय भारत हिंदुस्तान, देश हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर हिंदुस्तान, वीरों का ये जन्म स्थान। जय जय भारत। बात हम करने वाले थे मोबाइल फोन्स की, है ना? हम्म, जितनी की जाए आजकल उतनी कम है। बिल्कुल। कभी हम इसके अच्छे इस्तेमाल की बात करते हैं और कभी कभी हम ना ये भी बोलते हैं आजकल बच्चे तो मोबाइल से अपनी आंखें हटाते हैं। हटाते नहीं है। बिल्कुल, बच्चे क्या बड़े भी नहीं हटाते बड़े भी हैं नहीं भाई। हटाते। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले शादी में भी गए थे, कोई फंक्शंस में भी जब जाना होता है ना किसी का भी, तो देखते हैं कि सब तो बैठे हैं लेकिन सबके हाथों में मोबाइल होते हैं और सबकी गर्दनें झुके रहती हैं, है ना? वैसे जो उत्सव होते हैं उनमें तो एक ये भी फायदा होता है मोबाइल साथ रहने का कि फटाक से आपने कोई फोटो खींच ली और ग्रुप में डाल दी। तो बिल्कुल ऐसा ना कि आंखों देखा हाल आप इस तरह से साझा कर सकते साझा हैं। कर सकते हो, देख भी रहे हैं लोग और उसका आनंद भी पूरा उठा रहे हैं। तो अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो उसका बहुत, जब नया नया फोन आता है ना, हम उसे बड़ा साफ सुथरा रखते हैं और ये कहीं हम जोर से ना फेंक दें, बहुत ध्यान रखते हैं। और जब नया लेते हैं तो हम टेम्पर्ड ग्लास से भी उसकी स्क्रीन को सुरक्षित रहे वो भी ध्यान रखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते रहते हैं जब नया रहता है। फिर भी कुछ महीने या सालों के बाद ऐसा लगता है राजुल जी कि बैटरी शायद कुछ कमजोर होने लग गई है, या हम कहते हैं मोबाइल लगता है काम नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं है, ये क्यों बंद हो जा रहा है ना? तो देखो ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के पार्ट्स बहुत नाजुक और महीन होते हैं जो ओवर टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए सबसे पहले मोबाइल को गर्मी के सीजन में दोपहर के समय बहुत देर तक चार्जिंग पर ना लगाएं, बल्कि उसे किस्तों में चार्ज करें ताकि वो ओवरहीट ना होने पाए। मोबाइल पर बहुत देर तक नेटवर्किंग भी ना करें, इससे भी मोबाइल के पार्ट्स और बैटरी पर बहुत लोड पड़ता है। अगर आपका मोबाइल पुराना है तो और भी सावधानी बरतें। क्या अगर आप एयर कंडीशनर रूम में हैं तो कोई बात नहीं, और फिर तो रिस्क ना के बराबर है। सबसे मुख्य सावधानी डिजिटल लेन देन की रखनी चाहिए। अपने फोन पे ये जो डिजिटल लेन देन है उसका पासवर्ड गुप्त रखें। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी, और लगता है कि जितने उनके अनुभव हैं वो सब उन्होंने हमें यहाँ बता दिए हैं। तो उन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया, और इसी तरह कुछ जो हमें लगता है कि बताना चाहिए हमारे श्रोताओं को, जैसे इसका इस्तेमाल खिलौने की तरह ना करें कि जब हुआ संभाल लिया, लेकिन खिलौने की तरह उठा के कभी मेज पर पटक के रख दिया या कभी गद्दे पर फेंक दिया। तो क्योंकि मोबाइल के अंदर के जो मशीनें हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो उसमें वो हिल भी सकती हैं अपनी जगह से, और कभी कभी हम क्या करते हैं मोबाइल के ऊपर सामान रख देते हैं तो खरोंचें भी पड़ जाती हैं उस ऐसे में। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि हम मोबाइल को ऐसे वैसे बस कोई चीज समझ के, खिलौना समझ के उसका इस्तेमाल ना करें, वो नया हो या पुराना हो। मोबाइल को हमेशा ध्यान से उठाएं और ध्यान से ही जब आपको रखना है तो रखें। बिल्कुल। और जब मोबाइल लेकर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां सिग्नल कमजोर है तो खास ध्यान रखें। मतलब उस समय जो है मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दें या इस्तेमाल ज्यादा ना करें, और इंटरनेट का तो इस्तेमाल करने की जबरदस्ती बिल्कुल कोशिश ही ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बैटरी गर्म हो जाएगी और फिर इससे कमजोर होने लगती है बैटरी। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। और मोबाइल चार्ज करने के बाद बैटरी जल्दी खत्म भी होने लगती है अगर आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर सिग्नल नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसे हमारे श्रोता भी बता रहे थे ना कि उसकी जब बहुत गर्म होने लग जाए मोबाइल तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो इसका असर बैटरी पर पड़ता है जैसे उन्होंने बताया, और बैटरी की लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर ऐसा है तो मोबाइल कि गर्म हो रहा है और इसका कवर अगर आपने लगा रखा है तो वो हटा दें और कुछ देर तक उसका उपयोग ना करें। चार्जिंग पर लगाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से भी कई बार
मोबाइल गर्म हो जाता है। और जैसे उन्होंने बताया कि धूप के संपर्क में आने से भी मोबाइल गर्म हो जाता है। तो लगातार इस्तेमाल, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। या तो कई बार ऐसे में लोग दो फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा कुछ आप कर लीजिए। या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल का उपयोग कीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। ये गर्म हो सकता है और फिर बैटरी, जैसा कि बात हुई, कि प्रभावित हो सकती है। और एक आदत और होती है कि मोबाइल देखा कि भाई चार्जिंग कम हो रही है तो उसको तुरंत चार्जिंग में लगा दिया हमने, और जैसे ही थोड़ा सा भी मतलब बढ़ा, बस हमारे हाथ कुलबुलाने लगते हैं, हम उसे उठा के फिर से इस्तेमाल करने लगते हैं। तो भाई ऐसे ना करें, क्योंकि वो मोबाइल को अगर बैटरी पूरी चार्ज नहीं होने पाएगी और आप बीच में ही इस्तेमाल करने लगेंगे, कम बैटरी में मोबाइल का अधिक इस्तेमाल, तो वही होता है ना कि भाई थोड़ा ठंडा मीठा खाओ, फूक फूक कर खाओ, मोबाइल को भी थोड़ा सा चैन लेने दें। जी, मोबाइल के सामने राजुल जी, पता नहीं वो कहते ना तेजी क्यों आ जाती है, समझ में नहीं आता। तो हमारे श्रोता भी बताएंगे हमें, और आगे ये भी बात करते हैं कि मोबाइल की जो बैटरी है उसका ख्याल ना रखना, तो वो कैसे। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि बैटरी पूरी खत्म होने पर ही मोबाइल को चार्ज करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है, लेकिन ऐसा करने से बैटरी की लाइफ कम होती है और वो उतनी ही नहीं चलती जितनी नई होने पर चलती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बैटरी को 30% पे अगर आ जाए तो आप बस उसे चार्ज कर लीजिए और उसके नीचे जाने ही ना दें। सेंसर्स को जांचने के लिए भी इसे कभी कभी डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो तब आप चाहें तो बंद कर सकते हैं फोन, और जिससे बैटरी सालों साल, इस तरह से करने से आपकी बैटरी सालों साल चलती रहेगी। लेकिन हमेशा फोन की बैटरी शून्य होने पर चार्ज करना, ये बैटरी, अगर ये ऐसी आदत है तो बैटरी की क्षमता कम होने लग जाती है। और दूसरी बात ये कि केस भी लगाकर रखना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मोबाइल पे कवर लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, या जो उनका पसंदीदा कवर है वो अगर खराब हो गया है तो वो फिर बिना कवर के ही छोड़ देते हैं मोबाइल को। तो कभी गिर जाए, टकरा जाए तो ऊपरी हिस्से के साथ अंदर की मशीन को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कवर केस का इस्तेमाल जरूर करें, और केस भी वही लें जिसकी किनारियों पर गार्ड लगा हो, इससे वो गिरने पर भी फोन को सुरक्षा देगा। और साथ ही स्क्रीन गार्ड भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं ताकि स्क्रीन को भी कोई खतरा ना रहे, अगर वो गिरे फोन तब भी कोई सुरक्षित रहे फोन आपका। तो ये तो होगी फोन को हम कैसे ध्यान रखें। इसके अलावा और भी बहुत सी आदतें होती हैं राजुल जी, कि हम लगातार बात करते रहते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो कॉलिंग भी करते हैं हम, ऑडियो कॉलिंग भी करते हैं। अगर कभी कभी किसी का नॉर्मल कॉल नहीं लगता तो हम तुरंत आजकल वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉलिंग पे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखें, तो इतनी जल्दबाजी ना करें। हो सकता है कि आपको कोई ज़रूरी संदेश पहुंचाना है सामने वाले तक, लेकिन फ़ोन लग जाएगा, बात हो जाएगी, थोड़ा सा थम के चलना बहुत जरूरी है। और फिर शर्ट की पॉकेट में कई बार ऐसा होता है रख लेते हैं मोबाइल, तो ये भी ना करें, क्योंकि इससे मोबाइल के से जो रेज निकलती हैं उनसे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल खोने का खतरा भी बढ़ सकता है। मान लीजिए आप बाहर गए और आपने इस तरह से अपनी कमीज की जेब में रखा हुआ है और अचानक गिर गया मोबाइल, या किसी ने निकाल लिया चुपके से, आप व्यस्त हैं और किसी ने निकाल लिया तो पता भी नहीं चलेगा। तो भाई इन सब बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल। और पब्लिक प्लेसेस जो भी होती हैं वहाँ पे जोर से फोन पर बात करना, ऐसा भी ना करें। ये भी ठीक, ये एक आदत की बात है खैर, लेकिन ये करना भी अच्छा नहीं है कि आपको लगता है कि मेरा फोन पुराना हो गया तो सुनाई ही नहीं दे रहा, तो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में लोग बोलते हैं कि मेरी बात सामने वाले सब पता लग जाता है कि घर में क्या पका था और कब झगड़ा हुआ था या कब सुलह हो गई। और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करें फोन पे, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें होती हैं। तो कई बार व्यापार से या कोई ऐसा कार्य हो ना जहाँ पे कि बहुत, जैसे सामानों की डिलीवरी करनी, जल्दी जल्दी पहुंचाना है प्रोडक्ट्स वगैरह, और नहीं हो पाता, तो देखा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कि ठीक नहीं है। अगर घर में बच्चे सुन रहे हैं, और बिजनेस आजकल ऐसा हो गया कि 24 घंटे ही चल रहा है समझिए, तो बच्चे अगर सुनते हैं तो वो ठीक नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखें।
और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं या टू व्हीलर क्या आप कोई भी वाहन चला वाहन रहे चलाएं हैं जी। तो उस समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। देखा गया है कि कई बार वाहन चलाते समय कान में फंसाकर या अरे इस तरह से फोन करने की कोशिश की जाती है, तो वो तो इतना बहुत जरूरी है तो किनारे पर खड़ा कर खड़े दीजिए। होकर के हाँ, वो तो बिल्कुल बहुत ही गलत आदत है। हाँ। अगर आप कान में फंसा कर हेलमेट में जो फंसा करके बात करते हुए चलाते रहते हैं गाड़ी, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म। तो बात फोन पे हो, लेकिन जब जो आमने सामने बात होती है ना राजुल जी, उसकी आंखों आंखों में आंखों आंखों में तो भाई तुम आंखों आंखों में बात कब करोगी या कब करवाओगी? चलिए तो गीत के द्वारा पहले करा देते। आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ना आँखों आँखों में बात होने दो, हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आँखों आँखों में बात होने दो। मन का पंछी डोले, अच्छा प्रीत की बोली बोले, बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले, क्यों मन का पंछी डोले, आहा प्रीत की बोली बोले। हर बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले, कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, अरे शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 आँखों आँखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ? पर ऐसी कहाँ थी। अच्छा हाँ, पहले भी बरखा थी ऐसी ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी हाँ, हाँ। ऐसी ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिरोने दो, आँखों आँखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना जी आँखों आँखों में बात होने दो, बात होने दो, बात होने। राजुल जी, मोबाइल के बारे में हमारे एक श्रोता लिख के भेजते हैं कि आप अपने मोबाइल की सुरक्षित अगर आप उसे चाहते हैं तो पिन या पासवर्ड रखें, और हैकर से बचना चाहते हैं तो भूल कर भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। ऐसा अगर आपने डाउनलोड किया तो आपका फ़ोन और निजी डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए वो ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप में ऐसे लिंक और मेलवेयर होते हैं जो यूज़र्स की निजी जो भी जानकारियाँ होती हैं वो चुराने के साथ साथ फ़ोन को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमेशा
हमेशा आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इस तरह के कोई भी ऐप्स को, थर्ड पार्टी ऐप्स को आप ना डाउनलोड करें। तो ये भी बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी कि हम अपने फ़ोन का सिर्फ मॉडल, अपने को भी हाँ, सुरक्षित रखें भाई। अपने आप को भी अपने को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने की बात देखो, अभी हमने कही थी ना कि शर्ट की जेब में ना रखें। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि शर्ट की जेब से 2019 की धनतेरस की शाम को बिल्कुल नया एंड्रॉयड मोबाइल भीड़ भाड़ वाली जगह में गुम हो चुका है। मेरे हाथ से जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। शर्ट की जेब से ही इनके हुआ था। और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ सवेरे से बिजली नहीं थी, मोबाइल बैटरी भी लो थी, तो कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में नहीं जुड़ सके थे, इस बारे में इन्होंने बता दिया है। बहुत अच्छी बात है कि अपने मोबाइल का ध्यान रखें। और एक बात ये भी कही है हमारी एक साथी ने कि ऑनलाइन गेम का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। हाँ। तो कई बार इससे नुकसान भी बहुत होते हैं और इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। और देखो ना, एक संदेश ये भी बता रहा है हमें कि जो मोबाइल अगर हम रखते हैं ना, कुछ लोग तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। हाँ, तो वो तकिए तो के नीचे बड़ी रखकर बेकार मत सोएं, आदत क्योंकि है। इससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो हमारे एक साथी ने लिखा है कि वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। और रात को इन्होंने कहा है कि मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं, उससे भी बैटरी कमजोर हो जाती है। रात जी, भर जो लगाकर जी। छोड़ देते हैं, तो ये भी ना करें। जब जरूरत हो उसी के अनुरूप चार्जिंग किया जाए, मतलब जब आप जाग रहे हो आप देख जी। सकें कि कितना बचा है और कितना चार्ज होना है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अपने फोन को जब सो रहे हो तो उसको आप इस तरह से लगा कर रखें, अपने से दूर रखें थोड़ा सा, और इस तरह से लगा कर रखें कि उसका रेडिएशन जो है वो एक्टिव ना होने पाए। और कोशिश करें कि भाई जहां आप सो रहे हैं जिस कमरे में, तो वहां फोन ना ही हो तो अच्छा है। हाँ। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो जो अलार्म की जो घड़ियां मिलती थी पहले, वैसे वो घड़ी रखिए। और आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अलार्म चाहिए ही मुझे, तो कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं हम फोन इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अलार्म की जरूरत होती है। तो हम जो अलार्म क्लॉक की जो घड़ी मिलती है वो हम रख सकते हैं। फोन को अपने सोने वाले कमरे में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि उनको एकदम सतर्क रहना पड़ता है अपने फोन के साथ। तो अपने इस बारे में जरूर ध्यान रखें। देखो, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि फोन को सुरक्षित रखने के लिए पिन, पासवर्ड और पैटर्न का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पिन, पासवर्ड और पैटर्न थोड़ा कठिन होना चाहिए ताकि कोई दूसरा फोन में लगे लॉक को आसानी से ना खोल सके। इसके अलावा अपने फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी उपयोग कर सकते हैं। और देखो, जो तुमने कहा ना, मोबाइल ऐप जो भी डाउनलोड करें तो बहुत सोच समझ कर करें। जी। तो देखो, एक बात है कि आप ये जरूर करें कि जो आप पिन रख रहे हैं या उसकी सुरक्षा के लिए जो भी आपने जो कहते हैं ना दरवाजा, ताला लगाया है, वो कठिन से कठिन होना चाहिए। लेकिन भाई ये भी ध्यान रखें कि इतना कठिन ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खुद ही भूल जाते हैं, या जो स्कैनर होता है वो कई बार आप लगाकर भूल जाते हैं कि वो हमने लिया क्या था। हाँ। तो इतना भी कठिन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस आराम आराम से करें, मोबाइल को मोबाइल ही रहने दे, कोई और नाम ना दे और उससे कोई और काम भी ना ले। तो जितना जो पॉजिटिव जितने लाभ हैं वो सारे मोबाइल के ले लीजिए, और जितने हमारे आचार में और हमारे व्यवहार में अगर थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता आती है तो उसे हटाते चले जाएं। बिल्कुल, सेहत के लिए या हमारे जीवन के लिए बिल्कुल, तो उन सभी को ये हटाते चले जाएं। तो मतलब मोबाइल, जो कि कई बार ऐसा लगता है बड़ा नुकसानदेह, जैसे बच्चों के लिए हम हमेशा क्या करते हैं। असल में ये कैसा, आपको नहीं लगता ये थोड़ा एज से भी है? जो बहुत बड़ी उम्र के होते हैं बोलते पता नहीं क्या है, दिन भर मोबाइल में लिए क्या क्या देखते रहते। बच्चों को लगता है भाई अब इसी में तो है, जो है वो सब कुछ इसी में है। तो वो एक उम्र का जो सोच है उसमें भी फर्क आ जाती है, और जरूरतें भी असल में दोनों की अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी अक्सर मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं और उसके साथ बहुत कुछ देखते हैं। वो सिर्फ सावधानियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज के बड़े भी, बुजुर्ग भी बहुत समझदार हो गए हैं और जानते हैं कि ये कितना जरूरी है, तो बताते रहते हैं कि इसके साथ सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। तो बच्चे भी वो सुन लें, सुने, और इसका जितनी बातें हमारी हुई सबका सब उपयोग करें, यही आशा है। और हम एक ब्रेक ले लें। चलिए एक ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद हम फिर लौट गए हैं राजुल जी, और बात करेंगे बहुत सारी हमारे सखियों से, हमारे सखाओं से। और अब गर्मियों की बात हम कर रहे थे, और हमने बात पहले शुरुआत में की थी कि कच्चा खाना चाहिए, इससे खास तौर पे इस मौसम में। लेकिन भाई कच्चा सबको पसंद आता नहीं है। कई लोग हमारे सोच भी रहे होंगे कि कच्चा कैसे खाया जाए भाई, क्या खाया जाए, और ऐसे कैसे बगैर पका कोई खाना खाया जाता है क्या? नहीं भाई, हमारे कुछ साथियों ने तो लिख भी भेजा है कि अच्छी सेहत के लिए भोजन में कच्चे आहार भी खाने चाहिए। कई कच्चे आहार भोजन को अच्छे से पचाने में सहायता करते हैं। कच्चे प्याज का सेवन अधिक लाभकारी होता है। इसके साथ ही टमाटर, ब्रोकली, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर सभी को कच्चा खाने से हमें कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा कई अंकुरित अनाज भी बहुत स्वादिष्ट और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यहाँ तक कि जैतून के कच्चे तेल को भी सलाद या किसी दूसरे तरीके से भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और एक इसी तरह की बात हमारे एक और सहेली ने लिख रखी है कि हमारा पूरा शरीर प्रकृति के पंच तत्व से बना हुआ है। हम इसके जितने करीब रहेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा शरीर होगा। इसलिए भोजन में अंकुरित खाना, सलाद ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब हमें करना चाहिए। और गर्मियों में तो खरबूज, तरबूज, खीरा, नारियल पानी, इन सब का जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा हमें करना चाहिए। और देखो, हमारी एक साथी ये भी लिखती हैं कि अंकुरित अनाज और सलाद स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। कच्चे फल प्रकृति ने हमें हर मौसम के लिए हर तरह की सब्जियां, फल दिए हैं। इन गर्मियों में फलों की बहार है। बेल खाइए, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये ऐसे फल हैं जो कभी सुबह दोपहर के भोजन में इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और फल तो बाज़ार में बहुत सारे हैं, अंगूर हैं, सेब हैं। जिस मौसम का जो फल मिले उसे खाना ज्यादा सेहतमंद होता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि कोई जरूरी नहीं कि पका हुआ पपीता ही खाया जाए जी। कच्चे पपीते को भी नमक और खट्टा और थोड़ा काली मिर्च मिलाकर खा सकते हैं जी, और वो स्वादिष्ट भी बहुत लगता है ना। तो राजुल जी, कुल मिला के बात ये है कि भाई खाया जा सकता है कच्चा। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि कैसे हम ये सब बिना पका हुआ, और ऐसा दिखने में एकदम ऐसा लगता है कभी कि अरे यार ये दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कैसे खाया जाए। लेकिन उसको सुंदर भी बनाया जा सकता है, पौष्टिक भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अब तरह तरह की सब्जियों का हम उपयोग करते हैं। टमाटर हो गया, पालक है, लौकी है, ये सब पोषण के खजाने हैं। और हरा धनिया और कड़ी पत्ता, ये तो अपने आप में औषधि माना जाता है। लेकिन जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो इतना भून देते हैं या तड़का लगा देते हैं कि उसका जो पोषक है, पोषण जितना है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, और तो तुम इस तरह से कच्चे की बात कर रही हो? नहीं, हम चाह रहे हैं कि बस कैसे भी हमारे जो साथी हैं आज इस बात को हाँ कर ले कि हाँ कच्चा खाना चाहिए। हाँ, और किस तरह से, मतलब ये तो तुम एक और तरीका बता रही हो कि इस तरह से भी कच्चा खाया जा सकता है कि भाई बहुत ज्यादा भुन जाता है तो कम भुना हुआ रहे। और हम ये भी जानते हैं ना कि घर परिवार की पसंद होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबको पसंद नहीं आएगा कि हम कच्चा खाएं, कुछ कहेंगे कि नहीं भाई हमें तो बिल्कुल जो सही सही खाना बनता है वो बना दो और वो खिला दो। और सब्जियों को कम भुना जाए या स्टीम के तरीके से पकाया जाए तो इनका पोषण बना हुआ रहता है, और इसमें स्वाद में थोड़ा फर्क आएगा जरूर। लेकिन आप धीरे धीरे अगर अपनाते चले जाएंगे और थोड़ा टेस्टी तरीके से बनाते चले जाएंगे तो हम इसका सेवन भी आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, चलो तो भाई हम इसके सेवन के कुछ और तरीकों के बारे में और किनका किनका सेवन किया जा सकता है इसके बारे में सोचते हैं। एक गाना सुन लेते हैं। चलिए।
ले लिया, दिल उनको उठा के दे दिया। कुछ घबरा के, कुछ शर्मा के, दिल उनको उठा के दे दिया। जिंदगी में कोई आ गया, प्यार का राज समझा गया। जिंदगी में कोई आ गया, प्यार का राज समझा गया। उनके हो ही गए, हम तो खो ही गए, जाने जादू ये कैसा किया। दिल उनको उठा के दे दिया, कुछ घबरा के, कुछ शर्मा के, अब सोचते हैं ये क्या किया। कुछ घबरा के, कुछ शर्मा के, दिल उनको उठा के दे दिया। दिल तो उठा के दे दिया है। हमने उस खाने को जो कि हमको थोड़ा इस गर्मी से थोड़ी सी निजात दिलवाए और हमारे शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखे। और इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जब भी हम बात करते हैं ना कि हम कुछ कच्चा खा लें तो ककड़ी टमाटर, ये सबसे पहले ख्याल में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो टमाटर को दाल में डालना बहुत आम बात है और सभी डालते हैं, सभी के घरों में डलता है। लेकिन जब दाल के साथ ही अगर टमाटर को पकाते हैं ना राजुल जी, तो उसमें पोटेशियम और विटामिन सी जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए इसको कच्चा खाना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन भाई अगर घर में रोज दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है तो दाल में कई घरों में डलते ही है, टमाटर डाला ही जाता है। तो अब क्या किया जाए कि भाई अगर इतना है कि भाई नष्ट हो रहा है तो आप यूं करिए कि आप ऊपर से बारीक काट के इसको डाल लीजिए। जब दाल पूरी बन जाए ना, तो जब दाल बिल्कुल गर्म रहती तभी आप बारीक काट के डाल दीजिए। थोड़े दिन स्वाद अलग लगेगा लेकिन वो धीरे धीरे जमने लगेगा। और कच्चे सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। भेलपूरी बनाई या चना चाट या चना जोर गरम बनाया तो उसमें टमाटर डाल के इस तरह से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ भाई, ये भी कर लीजिए ना कि अगर दाल में टमाटर डाल रहे हैं तो ये एकदम इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप साथ में एक टमाटर खा भी रहे हैं। बिल्कुल, है ना? तो दोनों तरीके से हो जाए, स्वाद भी और सेहत भी, दोनों का। दोनों। तो लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, आप वो आदत नहीं बदलना चाहते। अब भाई जिनको आदत है शुरू से, तो आदतें जल्दी नहीं बदलती, तो क्यों किसी को खाने से रोका जाए, खाए भी और साथ ही साथ सेहत भी बनाए। अब ऐसे ही देखो, पालक ऐसी चीज है जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं। बिल्कुल। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है भाई ये पालक खाना। आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं पालक खाओ, और कहते हैं कि 100 ग्राम पालक में 91% पानी और 3 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो जिन घरों में सी फूड नहीं खाया जाता वहाँ पे जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो पालक के सेवन की सलाह देते हैं। लेकिन अधिक पकाने पर इसका जो है इसमें अंदर जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से पानी का तत्व मौजूद है वो खत्म हो जाता है। तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो क्या किया जा सकता है? पकाने के साथ साथ पकाने के बजाय से साफ पानी में हल्का सा मतलब जिसको कहते हैं ना भाप देकर, हल्का सा, बिल्कुल भाप, हाँ जी। और फिर दाल बनने के बाद ऊपर से बारीक काट के डाल दें या कच्चे सलाद के रूप में खा लें। ये वो बहुत अच्छा उपाय है। और एक और सब्जी है, कुंदरू उसका नाम है, तो हो सकता है हमारे सभी श्रोताओं को पता हो, लेकिन ये परवल और टिंडे की तरह होता है। अगर जिनको नहीं पता कि कुंदरू किसको बोलते हैं, टिंडली भी बोलते हैं उसे। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसमें मधुमेह को नियंत्रित करने के सारे गुण होते हैं। तो बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि आप ये वाली सब्जी खाएं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज्यादा पका लें तो फिर वही बात है कि वो जो पोषण है, वो जो उसकी क्वालिटी है वो खत्म होने लगती है। पकने पे सबसे बड़ी बात तो ये कि जो उसमें रेशे होते हैं ना जी, जिनकी फाइबर जिसको कहते हैं हम, और जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है जी, वो नष्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और
इसको अब फाइबर बहुत, जैसे आपने कहा, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है जो मोटापे को कम करने में मददगार है, और कच्चे खीरे की तरह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही काबुली चना, काले चने को भिगोकर या अंकुरित की, जैसे हमारे श्रोताओं ने बात भी की है, उसका इस्तेमाल करके अंकुरित अनाजों को सलाद के रूप में ले सकते हैं। चटपटा उसको तैयार कर लीजिए और घर के हर सदस्य को आप खिला के देखिए उन्हें पसंद आता है या नहीं। और इसके अलावा क्या कच्चा खाया जा सकता है? सोच रही हूँ कि पनीर खाया जाए तो। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन पनीर खाने के साथ साथ एक गाना सुन लिया जाए। चलिए पनीर के बारे में सोचते हैं और गाना भी सुनते जाते हैं। नींद कभी रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। चैन कभी रहता था इस दिल में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। लोग मुझसे कहें, देखो उधर निकला है चाँद, देखे उधर जाने किधर निकला है चाँद। चाँद कभी रहता था नजरों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं बात पहले थी और तूफान से डरते थे हम, बात अब और है, अब है हमें काहे का गम। साथ कभी माझी थे संग, लेकिन अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। तो भाई पनीर के बारे में कुछ सोचा तुमने? देखिए पसंद तो आता है थोड़ा हल्का सा सौते किया हुआ या तला हुआ। लेकिन ये बात सिर्फ जबान तक सीमित नहीं है, बल्कि सेहत की भी बात ध्यान रखनी है। तो अब ग्रेवी एवी का चक्कर छोड़िए और कच्चा पनीर अगर इस्तेमाल कर सके तो उसका क्या कहना, कैसे बिल्कुल। इस्तेमाल करें ये दीपा बताएंगी। मैं बताऊं? चलिए बताते हैं। कच्चे पनीर को अगर काला नमक, काली मिर्ची डालकर खाएं तो कैसा लगेगा? वो भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ। थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए और चाट मसाला डाल लीजिए तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। साथ ही अगर कोई सूखी सब्जी बनाइए घर में जो बच्चों को कम पसंद है या बड़ों को भी किसी को कम पसंद है, तो उसके ऊपर किस के आप डाल दीजिए पनीर, तो इस तरह से पनीर सब्जी भी खाने में आ जाएगी। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। भाई भारतीय गृहिणियां यही करती हैं कि एक पंथ दो काज हो जाए। और जब ये कच्चा सलाद या सब्जी हम अपनाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या है या अगर इसको एक बार खाने के बाद कुछ समस्या हो रही है जी, तो ना खाएं, या अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर से पूछ करके खाएं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए इसके अलावा
हमारे एक साथी कहते हैं कि पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मेथी, कमलगट्टा, गवारफली, बरबट्टी, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इनको भी स्वादिष्ट बना के खाया जा सकता है। हाँ, लेकिन दीपा एक बात और ये है कि जब कच्चा हम खा रहे हो, पकने का एक फायदा ये जरूर होता है कि उससे जो अगर कोई इस तरह के कीटाणु या जीवाणु होते हैं तो जो संक्रमण का खतरा होता है कच्चा खाने से वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम कोई भी कच्चा फल या सब्जी खा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि उसे खूब अच्छी तरह हमने साफ किया है और चाहे तो गर्म पानी से धो लें और खूब अच्छी तरह साफ करने के बाद ही खाएं, क्योंकि इससे जो है वो समस्या हो सकती है। बिल्कुल, तो इस बात का तो हम ध्यान रखेंगे। अब जब कच्चा खाएंगे, गर्मियों के दिन है, तो फिर आप कुछ ठंडा भी देंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि आजकल खरबूजे खूब आ रहे हैं जी। तो खरबूजे हैं और नींबू तो है ही है, हमेशा का सबका हर मौसम का राजा नींबू। तो चलिए खरबूजे का कुछ बनाया जाए, खरबूजे का मोहितो बनाया जाए। मोहितो बनाएंगे आप? चलिए, सोच रहे हैं। तो खरबूजे के टुकड़े कर लेते हैं 1 कप और पुदीने की पत्तियां ले लेते हैं मुट्ठी भर, जो कि को काट लें, बिल्कुल बारीक काट ले। नींबू का रस आधा छोटा चम्मच और शक्कर या शहद जो भी आप चाहें वो स्वादानुसार ले लें। बर्फ के टुकड़े ले लें और आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहें तो ठंडा सोडा ले लें, नहीं तो पानी ही ले लें और नींबू के टुकड़े भी ले लें। अब खरबूजे के टुकड़े और शहद को आप मिक्सी में चला लें। अच्छा। और इसमें क्या करें कि फिर नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालें, बड़े गिलास में खरबूजे और बर्फ के टुकड़े डालें और फिर ऊपर से उसका पिसा हुआ मिश्रण डालें और ठंडा सोडा या पानी डालें, पुदीने की पत्तियां और नींबू के टुकड़ों से सजाकर परोसें। मतलब थोड़े से खरबूजे को पीसें और थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े भी कर लें। तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और अब हम तो ये आराम से पीते हुए गाना सुनना चाहते हैं। गाना सुनना चाहते हैं आप? चलिए, तो आपको गीत सुना देते हैं। नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। सह बैठी, दूर बहुत रह बैठी, तुमको जो कहना था मुझसे मैं तुमसे कह बैठी। आहा आहा, हाथ पकड़
लड़के हाथों में, तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। हर हर नींद चुरा के रातों में, तुमने बातों बातों में देखो आप क्या पिलाने वाली हो तुम? मैं बताने वाली हूँ अंगूर क्रश सोडा। अरे वाह। ये अंगूर से बनता है, जैसे कि नाम बता रहा है। तो अंगूर 250 ग्राम लेना है। इसके लिए 4-5 कूटने के लिए शक्कर लेनी है, थोड़ी सी शक्कर, और 1 छोटा चम्मच, और फिर साथ में लेना है पुदीने की पत्तियां थोड़ी सी ले लीजिए, और नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, काला नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, नहीं तो आप 1/4 बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं। सोडा भी आपको अपने घर में जैसा पसंद है वैसा, चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन जो स्वाद है वो सोडे की वजह से ही आएगा। बर्फ के टुकड़े लेने, क्योंकि ये अंगूर का क्रश है तो उसमें ठंडा ठंडा पीना है, तो उसमें बर्फ के टुकड़े। अंगूर और पुदीने की पत्तियां बर्फ के टुकड़े के साथ पीस लेना है, मिक्सर में चला लीजिए। काला नमक, शक्कर और नींबू का रस, ये भी सब उसमें डाल लेना है। वापस एक बार थोड़ा सा चला दीजिए, बाहर निकाल के इसको आप छान लेना है, इस रस को, जूस को। फिर गिलास में 4-5 अंगूर के जो छोटे से टुकड़े जो करे हुए हैं ना, वो आप पहले नीचे से डालिए, ग्लास में नीचे डालिए, सजाइए। फिर थोड़ा कटा हुआ पुदीना वगैरह वो नीचे डाल दीजिए, बर्फ के टुकड़े भी थोड़े ग्लास में दीजिए। देखो राजुल जी का मन कर रहा है कि वो सभी मिल जाए। बिल्कुल आंखों के आगे वो चित्र आ रहा है कि बस ग्लास में वो डाला गया जैसे ही, और ये जो छना हुआ जूस आप डाल रही हैं, और ये ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब पूरा ऊपर तक नहीं लाना है, हमें थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ठंडा ठंडा सोडा डालना है। तो घर में अगर बच्चे कभी बहुत जिद करते हैं ना कि हमें ये सिर्फ फ्रेश जूस, हमें फ्रूट जूस नहीं लेना है, आप कुछ वैरायटी नहीं बनाते हो, तो ये उनकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा वाला सोडा पिलाया जा सकता है बच्चों बिल्कुल को। पिलाया जा सकता है। वैसे दीपा, एक जो भारतीय पेय है जो कि सदियों से चला आ रहा है, यानी कि लस्सी। क्या बात उसका तो मतलब बहुत आसानी से और बड़े अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है, और बहुत आसानी से बन भी सकती है, और बहुत सेहतमंद भी होती है। बस करना क्या है कि दही जमा के रखना है, और उसके बाद उस दही को आप फेंट लें, मिक्सी में चाहे तो मिक्सी में, नहीं तो मथानी से फेंट लें। और उसमें अगर आप चाहें तो ठंडा पानी डालें, या कि फिर बर्फ के टुकड़े डाल लें, जैसा आपको ठंडा चाहिए हो वैसा डाल लें, और उसमें साथ में शक्कर डालें। और शक्कर डाल के ऊपर से केसर डालते हैं बहुत सारे लोग, या गुलाब जल डालते हैं, और उसको पेश करें तो फिर ये एक ऐसा पेय होता है जो अगर कहीं बाहर से आए हैं तो कुछ ऐसा भी चाहिए कि हल्की सी भूख भी लगी है और प्यास के मारे बुरा हाल है, तो ये पेय जो है बहुत फायदेमंद हो सकता है। और इसके साथ एक गाना भी सुने सुंदर सा। बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ। दीपा, तुम बुला तो रही हो, लेकिन तुमने घड़ी की तरफ देखा है? आज बातों बातों में ख्याल ही नहीं आंखों रहा। आंखों में हमने कितनी सारी बातें की और बातों बातों में वक्त निकल गया। तो अब सभी से इजाजत लेने का भी वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली